प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त 2025 को जापान की यात्रा पर जा रही हैं। पहली नजर में यह यात्रा एक सामान्य राजनयिक मुलाकात लग सकती है, लेकिन इसके मायने कहीं गहरे हैं। यह मुलाकात एशिया की बदलती शक्ति, संतुलन, वैश्विक व्यापार की खींचतान और भारत जापान के बीच उभरती रणनीतिक साझेदारी की बुनियाद को और मजबूत करने वाली है। दरअसल जापान ने अगले 10 सालों में भारत में 10 ट्रिलियन 5,800 लाख करोड़ रुपए निवेश का ऐलान किया है। यह प्रतिबद्धता 2022 में किए गए 5 साल के लिए 5 ट्रिलियन निवेश से दुगनी है। यह अपने आप में इस रिश्ते की गहराई और भरोसे को दिखाता है। जापान की चिंता साफ है। चीन की आक्रामक नीतियों और अमेरिका के टैरिफ राष्ट्रवाद के बीच उसे भारत में स्थिर और बड़ा साझेदार दिख रहा है। जापान और अमेरिका दशकों से करीबी सहयोगी माने जाते हैं, लेकिन ट्रंप प्रशासन के आर्थिक राष्ट्रवाद ने इस दोस्ती में तनाव डाल दिया है। वॉशिंगटन ने अपने ही साझेदारों पर 15 से 20% के भारी भरकम टैरिफ थोप दिए हैं। मजबूरी में जापान को 15% टैरिफ समझौता करना पड़ा और कुछ दिनों बाद यूरोपीय संघ को भी इसी तरह झुकना पड़ा। इस घटनाक्रम से जापान ने एक सबक लिया है। अमेरिकी बाजार पर ज्यादा निर्भरता खतरनाक है। अगर मुनाफा बचाना है तो उसे नए बाजार तलाशने होंगे। भारत इस स्थिति में सबसे बड़ा विकल्प बनकर उभरता है। भारत के पास 1.4 अरब की आबादी, तेजी से बढ़ता मध्यम वर्ग और IMF के अनुसार 2025 तक 6.4% की GDP वृद्धि है। जापानी कंपनियों को अब ऐसे बाजार चाहिए जहां कीमतें ज्यादा हों और खपत ज्यादा। कीमतें कम हो और खपत ज्यादा हो। भारत इस लिहाज से सबसे उपयुक्त जगह है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी रणनीतिक स्वायत्तता है। ना तो भारत पश्चिमी पाबंदियों में बंधा है और ना ही चीन प्रधान RCEP का हिस्सा बना। इस स्वतंत्र नीति की वजह से भारत जापान के लिए एक भरोसेमंद साथी है। चीन की आक्रामकता से परेशान जापान को ऐसे सहयोगी की तलाश है जो न केवल बड़ा बाजार दे बल्कि भरोसेमंद भी साबित हो। भारत इस स्थिति में बिल्कुल फिट बैठता है। जापान के भीतर भी दबाव बढ़ रहा है। वहां महंगाई बैंक ऑफ जापान के लक्ष्य से ऊपर है और ब्याज दरें बढ़ने की आशंका है। सस्ता येन फाइनेंस अब खत्म होने की ओर है। इसका सीधा असर यह होगा कि जापानी पूंजी अब उन देशों में जाएगी जहां उसे बेहतर मुनाफा मिल सके। भारत इस स्थिति में सबसे बड़ा लाभार्थी बन सकता है। दूसरी ओर भारत भी दबाव में है। हाल ही में भारत अमेरिका की कई वार्ताएं रद्द हुई। वॉशिंगटन ने चेतावनी दी कि अगर तेल और भू राजनीतिक मतभेद जारी रहे तो भारत पर भी नए टैरिफ लगाए जा सकते हैं। यही वजह है कि भारत अब अपने निर्यात को विविध बना रहा है और जापान जैसे सहयोगियों से संबंध मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है। भारत जापान रिश्ते सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं बल्कि इन्हें अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी ने नई मजबूती दी है। सेमीकंडक्टर और एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स जापान अपने सेमीकंडक्टर रेनेसांस प्रोजेक्ट में भारत को शामिल करना चाहता है। रैपिडस कंपनी का लक्ष्य 2027 तक 2 नैनोमीटर चिप तैयार करना है। भारत इस सप्लाई चेन में डिजाइन, पैकेजिंग और टैलेंट कॉरिडोर बन सकता है। बेंगलुरु, हैदराबाद और गुजरात का धौलुरा इस रणनीति के अहम केंद्र हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इसका सबसे बड़ा प्रतीक है। जापानी ODA फंड से चल रहा यह प्रोजेक्ट दिसंबर 2029 तक पूरा होगा। इसके अलावा उत्तर पूर्वी राज्यों में सड़क निर्माण, गुवाहाटी में जल वितरण व्यवस्था और शहरी विकास में जापान पहले से बड़ी भूमिका निभा रहा है। FTA और ग्लोबल भारत और IFTA यूरोपियन के फ्री ट्रेड एसोसिएशन की अक्टूबर 2025 से लागू होगा। इसका मतलब है कि जापानी कंपनियां भारत में निवेश करके सीधे यूरोप तक टैरिफ फ्री पहुंच पाएंगी। भारत और जापान का सुरक्षा सहयोग अब एक गहरे रणनीतिक रिश्ते में बदल चुका है। 2008 के ज्वाइंट डिक्लेरेशन ऑन सिक्योरिटी कोऑपरेशन से लेकर 2020 के RPSS समझौते तक दोनों देश लगातार आगे बढ़े हैं। 2024 में दोनों देशों ने नौसेना के लिए यूनिकॉर्न वस्त्र के संयुक्त विकास का समझौता किया। यह रक्षा तकनीक सहयोग की दिशा में एक बड़ा कदम है। मालाबार जैसे सैन्य अभ्यास और क्वाड ढांचे के जरिए दोनों देश इंडो पैसिफिक में चीन की आक्रामकता का मुकाबला कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा सिर्फ निवेश और व्यापार की बात नहीं है, बल्कि यह भारत की नई वैश्विक भूमिका का प्रतीक है। आज दुनिया में अमेरिका अपने साझेदारों पर टैरिफ थोप रहा है और चीन धमकियों के जरिए दबदबा बनाना चाहता है। ऐसे माहौल में भारत भरोसेमंद और आत्मविश्वासी साझेदार के रूप में सामने आया है।
यह यात्रा दिखाती है कि भारत अब सिर्फ परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं है, बल्कि दुनिया की नई दिशा तय करने वाला खिलाड़ी बन चुका है। बुलेट ट्रेन से लेकर सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट और रक्षा सहयोग तक भारत और जापान की साझेदारी एशिया के भविष्य को तय करेगी। मोदी की यह टोक्यो यात्रा इसलिए अहम है क्योंकि यह दुनिया को यह संदेश देती है कि भारत न केवल चुनौतियों का सामना कर रहा है, बल्कि उन्हें अवसरों में बदल रहा है। भारत अब एक निर्णायक, आत्मविश्वासी और वैश्विक नेतृत्व के लिए तैयार राष्ट्र बनकर उभर रहा है। तो भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। एक ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ बढ़ाने और व्यापारिक शर्तों को कड़ा करने से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर भारतीय डाक विभाग ने भी कड़ा कदम उठाया है। 25 अगस्त से अमेरिका जाने वाली ज्यादातर डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला लिया। सरकार के 30 जुलाई 2025 के आदेश के बाद सामने आया, जिसके तहत $800 तक के आयातित सामानों पर मिलने वाली टैरिफ छूट को समाप्त कर दिया गया है। अब 29 अगस्त से अमेरिका में प्रवेश करने वाला हर सामान इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमी पावर एक्ट के तहत टैरिफ के दायरे में आएगा। हालांकि $100 तक की वस्तुएं छूट की श्रेणी में रहेंगी। अमेरिकी सीमा शुल्क एवं सीमा सुरक्षा ने 15 अगस्त को दिशा निर्देश जारी कर दिए थे, लेकिन टैक्स कलेक्शन और पेमेंट सिस्टम को लेकर स्पष्ट व्यवस्था न होने से एयरलाइंस और एजेंसियों ने भारत को सूचित किया कि वे अब अमेरिकी डाक खेप स्वीकार नहीं कर पाएंगी। भारतीय डाक विभाग का कहना है कि यह रोक अस्थायी है और जैसे ही अमेरिकी अधिकारियों की ओर से स्पष्ट दिशा निर्देश मिलेंगे, सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी। विभाग ने ग्राहकों को आश्वस्त किया है कि जिनका पार्सल पहले से बुक है और भेजा नहीं जा सका, उन्हें रिफंड दिया जाएगा। इस बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी ट्रंप की टैरिफ नीति और भारत को निशाना बनाने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की दलीलें हास्यास्पद हैं, क्योंकि रूस से तेल आयात के मामले में भारत पर टैरिफ लगाया गया, जबकि चीन रूस का सबसे बड़ा आयातक होने के बावजूद किसी टैरिफ का सामना नहीं कर रहा है। एस जयशंकर ने 2 टूक कहा है कि अगर पसंद नहीं है तो हमसे मत खरीदिए। उन्होंने अमेरिका और यूरोप पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि वे खुद रूस से ऊर्जा खरीदते हैं, लेकिन भारत को प्रतिबंधित करने की कोशिश करते हैं। जयशंकर ने ट्रंप की विदेश नीति शैली की भी आलोचना की है। उनके अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति ने परंपरागत कूटनीति को छोड़कर विदेश नीति को सार्वजनिक मंचों पर टकराव की तरह पेश किया, जो वैश्विक स्तर पर अस्थिरता पैदा करता है। पाकिस्तान और भारत के बीच मध्यस्थता की अमेरिकी पेशकश पर भी उन्होंने दोहराया कि भारत ने कभी किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की और आगे भी नहीं करेगा। विदेश मंत्री ने चीन के साथ सीमा विवाद और व्यापार घाटे का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति ही बातचीत का आधार है और गलवान संघर्ष ने यह साबित कर दिया है कि भारत को अपनी सुरक्षा और रणनीतिक संतुलन मजबूत करना होगा। अब स्पष्ट है कि भारत अब किसी भी विदेशी दबाव में झुकने के लिए तैयार नहीं है, चाहे अमेरिकी टैरिफ नीति हो या चीन की चुनौती। भारत अपनी रणनीतिक और आर्थिक स्वायत्तता को कायम रखेगा। मौजूदा घटनाक्रम ने यह भी दिखा दिया है कि टैरिफ विवाद केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि डाक सेवाओं, कूटनीति और वैश्विक भू राजनीति तक फैल चुका है। भारत का संदेश साफ है कि निष्पक्ष और संतुलित व्यापारिक संबंध ही स्वीकार होंगे। किसी भी असमान नीति या दबाव को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ट्रंप टैरिफ फैसले से भारत और अमेरिका रिश्तों में तनाव देखा जा रहा है। हालांकि रूस तेल पर टैरिफ लगा है, भारत ने कड़ी चेतावनी दी है। दक्षिण एशिया की राजनीति में पिछले 1 साल से बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश की राजनीति ने जिस
तरह से करवट ली, उसका असर अब केवल ढाका तक सीमित नहीं है। इस बदलाव ने पाकिस्तान के लिए भी नए दरवाजे खोल दिए हैं और बांग्लादेश पाकिस्तान रिश्ते अचानक ऐसे मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां नई नजदीकियां दिखाई दे रही हैं। यह घटनाक्रम भारत के लिए चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि इन रिश्तों की मजबूती केवल आर्थिक और राजनयिक सहयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कट्टरपंथी ताकतों की भूमिका भी तेजी से बढ़ती दिख रही है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार इन दिनों 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर ढाका पहुंचे हैं। यह केवल एक औपचारिक दौरा नहीं है, बल्कि इसमें कई अहम राजनीतिक संकेत छुपे हैं। इशाक डार यहां न सिर्फ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के शीर्ष सलाहकारों से मुलाकात कर रहे हैं, बल्कि वे उन कट्टरपंथी संगठनों के नेताओं से भी मिलेंगे जिनका इतिहास भारत विरोधी गतिविधियों और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार से जुड़ा रहा है। यानी साफ है कि पाकिस्तान बांग्लादेश में केवल सरकार से नहीं, बल्कि विपक्ष और धार्मिक संगठनों से भी रिश्ते मजबूत करने की रणनीति पर चल रहा है। पिछले 1 साल में ढाका और इस्लामाबाद के बीच कई ऐसे कदम उठे हैं जो दोनों देशों की नजदीकियां को दर्शाते हैं। व्यापार की बात करें तो फरवरी 2025 में दोनों देशों ने सीधे सरकारी स्तर पर व्यापार शुरू किया, जिसके तहत 50,000 टन चावल का सौदा हुआ। एविएशन, पाकिस्तान की एयरलाइन फ्लाई जिन्ना को कराची से ढाका उड़ान भरने की मंजूरी मिली। वीजा नीति, गृह मंत्री मोहसिन नकवी की यात्रा के दौरान यह सहमति बनी कि राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारकों को वीजा मुक्त यात्रा सुविधा दी जाएगी। आधिकारिक यात्राओं की बात करें तो कॉमर्स मिनिस्टर जाम कमाल खान और अब इशाक डार की यात्राएं इस रिश्ते को बहुपक्षीय स्तर पर गहरा करने का संकेत देती हैं। सूत्रों के मुताबिक डार की इस यात्रा के दौरान 4 से 5 MOU पर हस्ताक्षर हो सकते हैं, जिनमें व्यापार, मीडिया, संस्कृति और प्रशिक्षण प्रमुख क्षेत्र होंगे। इसके अलावा दोनों देश एक संयुक्त कार्य समूह बनाने की प्रक्रिया में हैं, ताकि व्यापारिक सहयोग को और संरचनात्मक रूप दिया जा सके। शेख हसीना की सरकार के पतन के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने राजनीतिक संवाद के दरवाजे खोल दिए हैं। इस प्रक्रिया में अब कट्टरपंथी इस्लामिक ताकतों को भी जगह मिल रही है। यही वह पहलू है जो भारत की चिंता बढ़ाता है। इशाक डार ने जहां बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और विदेश मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन से मुलाकात तय की है, वहीं वे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया से भी मिलेंगी। लेकिन सबसे गंभीर पहलू है उनका जमात इस्लामी बांग्लादेश जैसे संगठनों से संवाद करना। ये वही संगठन है जिस पर भारत विरोधी रुख, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और 1971 की आजादी की लड़ाई के दौरान पाकिस्तानी सेना का समर्थन करने के आरोप लगे थे। लंबे समय तक प्रतिबंधित रहने के बाद अब यह संगठन एक बार फिर सक्रिय होने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री की इस मुलाकात को इन ताकतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रोत्साहन के रूप में देखा जा रहा है। भारत की चिंता वाजिब है कि पाकिस्तान हमेशा से बांग्लादेश के कट्टरपंथी समूहों को अपने हित में इस्तेमाल करना चाहता रहा है, खासकर जम्मू कश्मीर जैसे मुद्दों पर। अब जब ढाका की राजनीति में ये समूह फिर से सक्रिय हो रहे हैं और पाकिस्तान उनसे सीधे संबंध बना रहा है, तो यह भारत के लिए सुरक्षा का एक बड़ा खतरा हो सकता है। भारत को यह भी देखना होगा कि पाकिस्तान बांग्लादेश रिश्ते केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि इनके पीछे एक ठोस आर्थिक और कूटनीतिक समझौते हो रहे हैं। वीजा नीति, व्यापार और एविएशन कनेक्टिविटी इस रिश्ते को रोजमर्रा की वास्तविकता बना रही है। पाकिस्तान लंबे समय से अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को सुधारने की कोशिश कर रहा है। आर्थिक संकट, आंतरिक अस्थिरता और वैश्विक अलगाव ने उसे दक्षिण एशिया में नए सहयोगियों की तलाश करने पर मजबूर किया है। ऐसे में बांग्लादेश उसके लिए आदर्श विकल्प है, एक बड़ा मुस्लिम बाहुल्य देश जिसकी भौगोलिक स्थिति भारत के पूर्वोत्तर से सटी हुई है। इसलिए पाकिस्तान की रणनीति साफ है, आर्थिक रिश्ते बनाकर बांग्लादेश में अपनी जड़ें गहरी करना, कट्टरपंथी ताकतों को प्रोत्साहन देकर भारत पर परोक्ष दबाव बढ़ाना, क्षेत्रीय राजनीति में खुद को फिर से प्रासंगिक साबित करना। बांग्लादेश की दुविधा, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भी आसान स्थिति में नहीं है। शेख हसीना के बाद वहां सत्ता संतुलन बेहद नाजुक है। लोकतांत्रिक ताकतें, सेना और कट्टरपंथी संगठन सभी अपना अपना दबाव डाल रहे हैं। इस परिस्थिति में पाकिस्तान जैसे देश के साथ नजदीकी बनाना शायद सरकार के लिए राजनीतिक रूप से सुविधाजनक हो, लेकिन इसका असर क्षेत्रीय स्थिरता पर गंभीर पड़ सकता है।
तो फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।